हेलो बच्चों, क्या हाल चाल बेटा सभी लोगों का। बच्चों, आज हम लोग वैद्युत धारिता और वैद्युत विभव के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहली वाली क्लास में आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी के इंपॉर्टेंट फार्मूले की सीरीज को देखा है। ठीक है, सभी लोग उसको तैयार कर दें। और भाई सभी लोग जरा कमेंट जरूर किया करो। आप लोग क्लास में कमेंट नहीं करते हो कि क्लास आपको कैसी लगी या जो भी आपको बात समझ में आए। और सेशन को सभी लोग लाइक और शेयर भी किया करो। ठीक है, और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अभी बहुत सारे बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और बच्चों, आपकी एग्जाम की डेट क्लियर हो चुकी है, इसलिए आप लोग अच्छा अभ्यास करो, अच्छी मेहनत करो और मन लगा के आप तैयारी करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर और पोटेंशियल ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स का पहली क्लास। पहला क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, वैद्युत विभव का मात्रक क्या है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सभी लोग जानते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है उसका फार्मूला होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। और W की बच्चों यूनिट क्या होती है, जूल। और Q की क्या होती है, कूलाम। ठीक है, तो जूल पर कूलाम, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वोल्ट। तो कभी भी आपसे बोला जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो भी उसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट या जूल पर कूलाम। और अगर वैद्युत विभवांतर पूछा जाए, पोटेंशियल डिफरेंस, तो भी इसकी यूनिट क्या होती है, जूल पर कूलाम या फिर वोल्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जूल प्रति कूलाम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर, यहां तक सभी को समझ में आ गया। ये जरूर तैयार कर लेना और यहीं पर तैयार कर लो डायमेंशन फार्मूला। इसको कहते हो विमी सूत्र। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए वैद्युत विभव की विमा क्या है, तो सभी लोग जानते हो W की डायमेंशन होती है Ml2T-2। और बच्चों चार्ज की डायमेंशन होती है AT। जब आप लोग उसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा Ml2T-3A-1। ठीक है, और तैयार कर लेना कि जो वैद्युत विभव है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कॉमा सेल का विद्युत वाहक बल EMF, और पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर। ठीक है, इन सब की यूनिट, ईएमएफ को क्या कहते हो, विद्युत वाहक बल। और पोटेंशियल डिफरेंस को बच्चों क्या बोलते हो, विभवांतर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या कहते हो, वैद्युत विभव। क्लियर, वैद्युत विभव, इन सब के मात्रक और विमाएं समान होती हैं, सेम यूनिट एंड सेम डायमेंशन। सेम यूनिट एंड सेम डायमेंशन। यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है, इसकी वैद्युत धारिता क्या है, द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज 9 मीटर, इट्स इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। रेडियस क्या होती है, आर। तो आर इज इक्वल टू हो गया 9 मीटर। और कैपेसिटी हमको निकालना है, तो कैपेसिटी का बेसिक फार्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 1/9 इंटू 10⁹9। और रेडियस बेटा आपको क्या दी है, 9। 9 से 9 कैंसिल, ये आ गया 1/10⁹9। पावर को जब आप ऊपर ले जाओगे तो 10⁻⁻9, और यूनिट क्या होगी, फैरड। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर बच्चों क्या है, ऑप्शन नंबर डी।
याद है ना सभी को? क्यों बच्चों, कि अगर कोई आइसोलेटेड स्फीयर हो, विलगित गोला, तो इसकी रेडियस होती है आर और इस पर चार्ज होता है प्लस। ठीक, तो इसकी कैपेसिटी का फार्मूला होता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर। पूरा फार्मूला ये होता है, विलगित गोला, आइसोलेटेड स्फीयर। यहां पर के क्या है? परावैद्युतांक मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ में आ गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन। वायु में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम के दो पॉजिटिव चार्ज। कितने माइक्रोकूलाम का पॉजिटिव चार्ज है? 1 माइक्रोकूलाम का दो पॉजिटिव चार्ज है। इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालनी है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलाम ईच प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक चार्ज ये है और दूसरा चार्ज बच्चों ये है, ये Q1 और ये Q2 और बीच का सेपरेशन है R। चार्ज आपको क्या दिया है? Q1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलाम, 1 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलाम। और Q2 क्या दिया है? Q2 इज इक्वल टू है, और Q2 बराबर आपको दिया गया है 1 माइक्रोकूलाम, यानी 10⁻⁻⁶ कूलाम। ठीक है, और आपसे बोला गया इनके बीच की दूरी है 1 सेंटीमीटर। इसको लिखोगे 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में। और आपसे बोला है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बताएं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का बच्चों फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बाई R। तो 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶, और R की वैल्यू क्या दी है? 10⁻⁻², है ना। यहां पर -6 -6 माइनस का 12 और 9 -12, तो 9 इंटू 10⁻, ये 9 और ये माइनस का 12, माइनस का 3 और -2 को ऊपर ले जाओ तो प्लस का 2, तो ये आ गया 9 इंटू 10⁻⁻1। क्लियर? इसी को आप लोग बोलते हो बच्चों 0.9। इसलिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आने वाला है? 0.9 जूल। ठीक है, तो ये फार्मूला मत भूलना, आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बेटा? ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे ढंग से तैयार कर लो, और एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक आपको इसका कैलकुलेशन ना समझ में आए या कोई भी कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी ना हो, तब तक आप क्वेश्चन को लगातार लगाते रहो। ठीक है, दूरी r पर स्थित दो बिंदु आवेशों प्लस क्यू के बीच बल F है। यदि एक आवेश स्थिर हो और दूसरा उसके चारों ओर r त्रिज्या के वृत्त में घूमे तो कार्य कितना होगा? द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू at a distance small r is F if one charge is stationary and other revolves around it in a circle of radius r, then work done will be। एक चार्ज बेटा ये है प्लस का क्यू, इसके चारों ओर एक दूसरे चार्ज को घुमाया जाता है ना। एक चार्ज के चारों ओर दूसरे चार्ज को घुमाया जाता है, आर रेडियस के सर्कल में इसको हम लोग घुमाते हैं ऐसे। ठीक है, सभी लोग जानते हो ये जो चार्ज प्लस क्यू है, इसके चारों ओर ये जो सरफेस ड्रॉ किया गया है, ये सरफेस होगा बेटा समविभव पृष्ठ, यानी इक्यू पोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होने के कारण इसका नाम क्या पड़ेगा? समविभव पृष्ठ। ठीक, जैसे इस वाले प्लस क्यू चार्ज को समविभव पृष्ठ में घुमाओगे तो आप लोग क्या जानते हो कि W इज इक्वल टू होता है Q डेल्टा V, और डेल्टा V की वैल्यू यहां पर बच्चों क्या है? 0। और अगर डेल्टा V की वैल्यू 0 तो वर्क डन भी क्या आएगा? W इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? वर्क डन वुड बी 0। ठीक है, अच्छा प्रश्न है।
तैयार कर लेना, और सभी लोग सेशन को लाइक शेयर भी करें, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्लास को या चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें बेटा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एक धातु के गोले की त्रिज्या 1 माइक्रोफैरड है, धारिता सॉरी कैपेसिटी, तो उसकी रेडियस लगभग होगी। कैसे करोगे बताओ। कह रहा है मेटल स्फीयर है, उस मेटल स्फीयर की धारिता है 1 माइक्रोफैरड, कैपेसिटी C इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। 1 माइक्रोफैरड को क्या लिखोगे, 1 इंटू 10 टू दी पावर -6 फैरड। कह रहा है इसकी रेडियस बताओ, तो क्या होता है फार्मूला, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहां से बच्चों R इज इक्वल टू अगर आप निकालोगे तो C अपॉन आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू C, और C की वैल्यू क्या दी है, 1 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को 1 इंटू 10 टू दी पावर -6, तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 माइनस 6 दैट मीन्स 3, तो ये हो गया 9000 मीटर, या इसी को हम लोग लिखेंगे बच्चों 9 किलोमीटर। क्लियर। क्वेश्चन का आंसर आ गया 9 km या फिर 9000 मीटर। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। फार्मूला क्या लगेगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ठीक है। ये ध्यान रखना, कई बार यही गलती हो जाती है, कुछ बच्चे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देते हैं 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, बेटा वो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या है। ये तो बहुत आसान है, सभी लोग जानते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। बच्चों ये ऊर्जा का मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। क्लियर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ये ऊर्जा का मात्रक है। और सभी लोग जानते हो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल, ठीक है। और 1 MeV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -13 जूल। क्लियर हो गया। इसलिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 EV। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समान द्रव्यमान के दो आवेशित कणों पर +Q और 4Q चार्ज है। जब इन्हें विरामावस्था से एक समान वैद्युत विभवांतर से गिराया जाता है तो उनकी चालों का अनुपात बताओ। टू चार्ज पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस हैविंग चार्जेस +Q एंड 4Q। Q1 इज इक्वल टू Q एंड Q2 इज इक्वल टू 4Q एंड मासेज आर सेम, M1 इज इक्वल टू M2। दोनों को सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से गिराया जाता है। डेल्टा V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। डेल्टा V को क्या बोलते हो, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर। कह रहा है इनकी चालों का अनुपात बताओ। वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की चाल V बराबर होता है बच्चों 2QV अपॉन डेल्टा M या फिर M। इसको फिर से लिख के बता देते हैं। स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल की स्पीड होती है √2Q डेल्टा V बाई M। अब क्वेश्चन में बेटा क्या कह रहा है, समान द्रव्यमान यानी M कांस्टेंट है, सेम मास, एक ही विभवांतर से त्वरित किया गया तो डेल्टा V कांस्टेंट है, ठीक। तो यहां पर जो स्पीड है वो V प्रोपोर्शनल कितना हुआ, √Q बाई M। ये बात सभी को समझ में आई। 2 तो न्यूमेरिक कांस्टेंट है बेटा, 2 को लिखा नहीं जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा दिया ना।
तो स्पीड चार्ज और मास पर ऐसे डिपेंड करती है। अब कह रहा है कि चालों का अनुपात बताओ, तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू रूट q1 अपॉन q2 और इंटू m2 अपॉन m1। जब वैल्यू को रखोगे तो q1 अपॉन q2 तो q अपॉन 4q और m2 अपॉन m1, तो m2 अपॉन m1 की अगर बात करोगे तो उसने क्या बोला, दोनों का मास सेम है, तो ये हो गया 1/1, q से q कैंसिल। बच्चों ये आया 1/4 और 1/4 को आप क्या लिखोगे 1/2। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है बेटा, सभी लोग जरूर तैयार कर लें, सारे क्वेश्चंस को मन लगा के तैयार करो, ठीक है। और अपने अपने दोस्तों के बीच में बेटा क्लास को शेयर भी करो, जल्दी जल्दी 100 सब्सक्राइबर तो पूरे हो ही जाएं शुरुआत में, क्यों भाई, 100 सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी पूरे कराओ सभी लोग, फिर आगे भी ये सिलसिला बहुत आगे तक चलेगा। तो ये तभी होगा जब तुम लोग क्लास को क्या करोगे, शेयर करोगे। और एग्जाम आपका पास में है तो अच्छे ढंग से अच्छी मेहनत करो, रिवाइज करो चीजों को, है ना। और जो ना समझ में आए उसको पूछो और कमेंट सेक्शन में जरूर ये बताओ कि क्लास आपको कैसी लगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, V वोल्ट से त्वरित होकर एक इलेक्ट्रॉन एक लक्ष्य से टकराता है, इलेक्ट्रॉन के टकराने की अधिकतम चाल क्या है। An electron of mass m charge accelerate through V volt collides with the target. The maximum speed of collision of electron is। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है जो V वोल्ट से एक्सीलरेट होता है और एक टारगेट से टकरा जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन को लक्ष्य से टकराया जाता है। कह रहा है जैसे ही इलेक्ट्रॉन टारगेट से टकराया इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या है। सभी लोग जानते हो जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी k बराबर ईवी, और दूसरा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, k बराबर हाफ mv²। तो बताओ ईवी बराबर हाफ mv² बेटा आ गया, और यहां से अगर आप v निकालोगे तो आएगा 2ev/m। तो ये तो उसने केवल आपसे डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ दिया है, और इसी स्पीड को हम लोग बोलते हैं v मैक्स। तो आप लिख सकते हो v मैक्स इज इक्वल टू √2ev/m। अच्छा फार्मूला है, तैयार कर लो, ऑप्शन नंबर डी। अब अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाए उसमें v की वैल्यू आपको दी हो, v को क्या बोलते हो, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, और m को क्या बोलते हो, द्रव्यमान यानी मास ऑफ पार्टिकल, कण का द्रव्यमान। तो मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला क्या होता है, v मैक्स बराबर √2ev/m। क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए। एक समान वैद्युत क्षेत्र में गतिमान 3 कूलाम के आवेश पर 3000 न्यूटन का बल लगा। दिस इज चार्ज, दिस इज फोर्स। वैद्युत क्षेत्र में परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदुओं के बीच कितना विभवांतर होगा। ए 3 कूलाम ऑफ चार्ज मूविंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, a force of 3000 Newton act on it. The potential difference between 2 points located at 1 centimeter apart in electric field will be। एक बिंदु बेटा ये है A और एक ये है B, ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। यहां से 3 कूलाम का चार्ज ऐसे चलता है, इस पर 3000 न्यूटन का बल लगता है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन कह रहा है इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन है 1 cm, 1 × 10⁻² मीटर। सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट कर लोगे, मीटर में, है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है, वैद्युत विभवांतर, इन बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर। अच्छा याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड का सामान्य सूत्र होता है E बराबर v/d। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो v बराबर ed, क्लियर। और जो E होता है वो होता है F/Q। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है, 3000, चार्ज कितना है 3 कूलाम, और D कितना है बच्चों 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻²। ये 2 जीरो से कैंसिल हो गए, तो क्वेश्चन का आंसर केवल कितने वोल्ट आएगा, 10 वोल्ट।
कैलकुलेशन सभी को समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 10 वोल्ट। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ा जाए। वायु में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 माइक्रोकूलाम के चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी। बेटा ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं, ये रिपीट प्रॉब्लम है। अभी आप पीछे जाके क्लास को देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इसको आप अपने आप कर लें। फार्मूला मैंने आपको बताया था 9 इंटू 10⁹ और Q1 Q2 अपॉन R। कर ले जाओगे, ये क्वेश्चन रिपीट है। अभी आप पीछे देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन बेटा मिलेगा, ये देखो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर है 0.9 जूल। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है? U इज इक्वल टू 0.9 जूल। कर लोगे? चलो कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। दो समान धनावेशित बिंदु जिस पर 1 माइक्रोकूलाम का चार्ज है 1 मीटर की दूरी पर है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ। सेम वही क्वेश्चन, वैसा ही। Q1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलाम, Q2 इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलाम, और बीच का सेपरेशन क्या है? 1 मीटर। आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होगा? 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R, है ना। तो आप इसको क्या लिखोगे? 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 क्या लिखोगे? 1 माइक्रोकूलाम, 1 माइक्रोकूलाम, 1 इंटू 10⁻⁻6, और R क्या है? 1। तो क्वेश्चन का आंसर आएगा 9 इंटू 10⁻3, ठीक है, 9 इंटू 10⁻3। कुछ गलती हो रही क्या बेटा? 1 माइक्रोकूलाम 1 इंटू 10⁻⁻6, अच्छा -6 2 बार होगा ना, ठीक है। तो ये हुआ 9 इंटू 10⁻, ये माइनस का 12 है, तो ये -3 और जूल, ठीक। 2 बार चार्ज है ना, Q1 Q2 दोनों रखने हैं, यहां पर मैंने एक ही बार रखा था। हो जाएगा? सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी। एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में एक डाइपोल को, जिसका डाइपोल मोमेंट P है, 90 डिग्री पर घुमाया गया, तो वर्क डन बताना है बेटा, है ना। अगर किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख करके घुमाओगे, अगर किसी डाइपोल को बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में रख करके आप घुमाओगे, तो वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2। इसके कई बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए बेटा, तैयार कर लेना। W पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क, ठीक है। 90 डिग्री पर घुमाया है, कहां पे घुमाया है? 90 डिग्री। तो दूसरा फार्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू PE1 माइनस कॉस थीटा। जब क्षेत्र की दिशा से डाइपोल को घुमाते हो, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से जब घुमाया जाता है, तो PE1 माइनस कॉस थीटा, और कितने पे घुमाते हो बेटा? थीटा बराबर 90। तो आप लिखोगे W इज इक्वल टू PE ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो केवल आंसर कितना आएगा? W बराबर PE, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर हो गया? अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री पर घुमाओगे, तो वर्क डन का बेटा फार्मूला क्या आएगा? वर्क डन का फार्मूला आएगा PE। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास लाने पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन ये है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है, दोनों का सेम चार्ज है, दोनों के बीच में कूलाम के नियम से क्या लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। यहां पर भी बच्चों क्या लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या एक दूसरे के पास आना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, और हम इनको क्या कर रहे हैं? पास ला रहे हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज ब्रॉट क्लोजर टू अनदर इलेक्ट्रॉन। क्लियर? जब इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन के पास में लाओगे, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा। बात समझ में आ गई? और जब पास में लाओगे, तो इनको पास में लाने में वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो इस केस में वर्क डन होगा मैक्सिमम, और बच्चों जब वर्क डन मैक्सिमम, तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम होगी।
तो क्वेश्चन का आंसर है स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर, सभी को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है? बी। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया भी था कि अगर एक जैसे चार्ज हैं, लाइक चार्ज, तो ये रिपल्सन होगा। तो पास में अगर इनको लाओगे, सेम चार्ज हैं तो रिपल्सन होगा ना, पास में लाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और अगर इनको दूर ले जाओगे बेटा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। क्लियर हो गया। इसी प्रकार अगर ये प्लस Q1 है और ये माइनस Q2 होता और इनको पास में हम लोग लाते तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती, और अगर प्लस Q1 और माइनस Q2 को दूर ले जाओगे तब इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो उसी का ये एप्लीकेशन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर है आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। तैयार कर लेना, एक एक क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझ करके तैयार करो और नोट्स बनाओ सभी लोग। वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर अक्ष में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव E और V है, तो E और V में क्या रिलेशन है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल एट ए पॉइंट सिचुएटेड ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर आर E एंड V रिस्पेक्टिवली द रिलेशन बिटवीन E एंड V। बोलो भैया, है डाइपोल की जो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसको वैद्युत द्विध्रुव भी कहते हो, अगर इसकी एक्सिस पर कोई पॉइंट लोगे, ये माइनस क्यू होता है डाइपोल में, ये प्लस क्यू, डाइपोल माने वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो उसकी एक्सिस पर अगर कोई बिंदु बेटा लोगे, यहां पर इसकी सेंटर से दूरी क्या होती है? r। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। और पोटेंशियल कितना होता है? विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। अब अगर इन दोनों को डिवाइड कर दो तो E अपॉन V, तो 2p अपॉन r क्यूब इंटू r स्क्वायर अपॉन p, p से p कैंसिल, r से r कैंसिल, तो ये आया 2/r। ठीक है, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो E बराबर आ जाएगा रिलेशन 2v अपॉन r। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। 2v अपॉन r, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन? तैयार कर लेना बेटा। ठीक है, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? डाइपोल की अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति, एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब क्या कह रहा है? एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों को एक समान विभवांतर से त्वरित किया गया। अगर उनके प्रारंभिक वेग 0 हो तो इन कणों में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट किया गया। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो इनमें क्या होगा? बताओ सभी लोग। एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन बोथ आर मूव्स एक्सीलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा भी सेम है। इफ देयर इनिशियल वेलोसिटी 0 देन इन दीज पार्टिकल्स, तो इनमें बच्चों क्या हो सकता है? बताएं सभी लोग। सेम पोटेंशियल डिफरेंस, प्रारंभिक वेग 0, तो इन कणों में क्या हो सकता है? सभी लोग जल्दी से बताएं क्वेश्चन के आंसर को। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट किया गया। ठीक, जब दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट किया गया, उनकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अच्छा ये बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा बहुत। देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है माइनस और प्रोटॉन का प्लस, दोनों को एक्सीलरेट किया गया। अच्छा ये बताओ, तो दोनों की स्पीड का फार्मूला क्या होगा? v इज इक्वल टू √2q डेल्टा v बाई m, ये स्पीड का फार्मूला होता है बेटा। अच्छा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो डेल्टा v सेम है। डेल्टा v क्या है? सेम है। अगर डेल्टा v सेम है तो v प्रोपोर्शनल √q बाई m हुआ।
अब आप लोग जानते हो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज भी बेटा सेम होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस में, प्रोटॉन का प्लस में, लेकिन होता तो बराबर है ना। 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। क्यों भाई? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम, होता तो बराबर है। क्यों? तो पूरी कहानी आके कहां टिक गई? मास पर। ठीक है, पूरी कहानी कहां टिक गई? मास पर बेटा आ गई। क्लियर? अब सभी लोग जानते हो जो प्रोटॉन का मास है, जो प्रोटॉन का जो मास है उसको लिखोगे mp, और इलेक्ट्रॉन का मास क्या लिखोगे? me। तो बताओ मोमेंटम कितना होगा? इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होगा, बोलो, me ve, और प्रोटॉन का बेटा मोमेंटम होगा mp और vp। इतनी बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई? अब ये बताओ, ये भारी है और ये हल्का है, प्रोटॉन ज्यादा भारी है इलेक्ट्रॉन से, तो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? प्रोटॉन का। किसकी तुलना में? इलेक्ट्रॉन। इसलिए क्वेश्चन का आंसर है मोमेंटम। मोमेंटम को हिंदी में क्या कहते हो बच्चों? संवेग। मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। शायद यहां ना दिख रहा हो, इस ओर हम लिख देते हैं ए ऐसे। दोबारा हम फिर लिख दे रहे हैं, ठीक है? मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसका मोमेंटम ज्यादा है? प्रोटॉन का। किसकी तुलना में? इलेक्ट्रॉन की तुलना में। प्रोटॉन का संवेग ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की तुलना में। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अच्छा प्रश्न है, गुड क्वेश्चन, तैयार कर लेना सभी लोग। कर लोगे? अच्छी प्रॉब्लम है ना। कैपेसिटर के लिए एक अलग से पूरा वीडियो लाएंगे डेडिकेटेड, जिसमें कैपेसिटर ही कैपेसिटर होगा, बिल्कुल परेशान ना हो। समान त्रिज्या और समान आवेश की पारे की 8 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाए। कितना गजब का क्वेश्चन है, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त है ना। लेकिन जरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो सब लोग, और शेयर भी करो। क्यों भाई? जल्दी जल्दी सब लोग शेयर करते रहा करो, और कमेंट भी करो। लाइक और शेयर रुकने नहीं चाहिए। समान त्रिज्या और समान आवेश की पारे की 8 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता की तुलना में क्या है? 8 ड्रॉप्स ऑफ मरकरी ऑफ इक्वल रेडियस एंड ऑफ इक्वल चार्ज ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए लार्जर ड्रॉप। कैपेसिटेंस ऑफ लार्ज ड्रॉप। सभी लोग जानते हो कि अगर n छोटी छोटी बूंदें, n ड्रॉप्स आपस में मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बना दें बेटा, बिग ड्रॉप, तो बड़ी बूंद की जो धारिता होती है वो सी डैश बराबर होती है n की पावर 1/3 इंटू छोटी बूंद की धारिता। ठीक है? बड़ी बूंद की धारिता, बड़ी बूंद की धारिता, कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप। n क्या है? नंबर ऑफ ड्रॉप्स, बूंदों की संख्या। और c क्या है? छोटी बूंद की धारिता। तो बताओ फार्मूला क्या बन गया? सी डैश बराबर n की पावर 1/3 इंटू सी। क्लियर हो गया? ये बात सभी को समझ में आ गई? अच्छा, n क्या है? कितनी बूंदें हैं? 8 बूंदें हैं बेटा, तो n की जगह 8 रख दो। 8 की पावर 1/3 इंटू सी। अच्छा, 8 की पावर 1/3 को क्या लिखोगे? 2 का क्यूब की होल पावर 1/3 इंटू सी। 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया 2c, यानी पहले से कितनी होगी? डबल, अर्थात 2 गुनी। तो भैया ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, तैयार कर लो। बड़ी बूंद की जो धारिता होती है, जो कैपेसिटी होती है, ध्यान रखना, वो छोटी बूंद की धारिता की तुलना में, छोटी बूंदों से मिलकर जो बड़ी बूंद बनेगी उसकी धारिता की तुलना में कितना हो जाएगी? बोलो, डबल। क्लियर हो गया? कि नहीं हुआ? एक चीज तैयार कर लो, कभी बूंदों वाला सवाल आए तो बड़ी बूंद का आवेश, चार्ज ऑफ बिग ड्रॉप, इसका फार्मूला तैयार कर लो, Q बराबर NQ। बड़ी बूंद का विभव
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल v। ये 1/3 है बेटा। बड़ी बूंद की धारिता, इनका सबका डेरिवेशन भी है, कभी टाइम मिलेगा तो बताएंगे, अभी आपके पास समय नहीं है चूंकि एग्जाम आपके आ गए हैं। कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप, तो ये होगा सी डैश इज इक्वल टू n की पावर 1/3 इंटू सी। बड़ी बूंद की त्रिज्या, रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप, ये होती है r इज इक्वल टू n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। यहां पर n को बोला जाता है नंबर ऑफ ड्रॉप्स, अर्थात बूंदों की संख्या। क्लियर? तो छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। ठीक, तो इस फार्मूले को यूज कर सकते हो। तो ये सारे फार्मूले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर सभी बच्चे तैयार कर लें, इससे आप कम समय में आसानी से प्रॉब्लम को लगा सकते हो। ठीक है, कैसे लगे सारे फार्मूले? है ना जबरदस्त? तैयार कर लेना इसको। चलो अगले क्वेश्चन को सभी लोग लगाएं, बस जस्ट अ मिनट, अभी हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सभी लोग जल्दी से अपने आप पढ़ के इसको ट्राई करें। देखो खाली सही से रखा है इसको, मजबूत हो जाएगा लेकिन। हवा भी चक्कर आ जाएगी। कर लिया बेटा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? आ गया आंसर? बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया होगा, हैं? कुछ लोगों को छोड़ के सभी का आंसर आ गया होगा। दो छोटे गोले नियत विभव तक चार्ज किए गए, उनको पहले एयर में रखा गया और फिर उनको के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में उतनी ही दूरी पे रख दिया गया। दोनों दशाओं में इनमें लगने वाले बलों का रेशियो बताओ। बहुत आसान है, कूलाम्स लॉ का न्यूमेरिकल है भैया ये तो। क्यों? ये कूलाम्स लॉ का सवाल है। सेम कलर के बना दें, चलो अच्छा। सही है बाबू। एक गोला है एक्स और एक वाई स्फीयर। अच्छा, सेम पोटेंशियल पे चार्ज किए गए, और इनके बीच में पहले एयर है और फिर इनको के डाइलेक्ट्रिक वाले मीडियम में रखा। जब इनके बीच में बताओ एयर होगी तो इनके बीच में फोर्स क्या होगा? कूलाम्स फोर्स बताओ। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता? और यहां के क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये एयर के केस में है, एयर। और मीडियम में क्या होगा? के की जगह अब हम लोग क्या रख दें? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना? अच्छा ये बताओ, इन दोनों गोलों को केवल एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा ही तो है, इसका मतलब चार्जेस तो नहीं बदलेंगे। क्लियर? अब बताओ, अगर इनका रेशियो निकाला जाए तो FA अपॉन FM ये आएगा K/1।
द रेशियो ऑफ फोर्सेज एक्टिंग बिटवीन द स्फीयर फ्रॉम बोथ कंडीशंस, है ना, एयर में लगने वाला फोर्स और मीडियम में लगने वाला जो फोर्स है, इसका रेशियो क्या निकल के आएगा, K/1। है कोई आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सभी कोई बात समझ में आ गई भैया? उल्टा तो नहीं कर दिया हमने? 1/4πε0 और मीडियम में 1/4πε0 Fm इज इक्वल टू FA/K होता है ना। तो जब FM/FAR पूछा जाता तो 1/K आता, अभी तो K/1 आएगा। सही है, ठीक है, सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन का आंसर आएगा K/1। समझ में आ गया बेटा? जब दोनों एयर में थे तो 1/4πε0 Q1Q2/R², और जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम में है तो 1/4πε0 K Q1Q2/R²। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड FA/FM, ये पावर कैंसिल हो जाएगी, K ऊपर चला जाएगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा K/1। क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए। दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। इफ यू कनेक्ट टू चार्ज बॉडीज देन इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट फ्लो बिटवीन देम इफ देयर। बताओ भाई, अगर दो बॉडीज हैं, एक एक्स और एक वाई, और कह रहा है इनको जोड़ दिया गया आपस में, इंटरकनेक्ट, तो इनमें इलेक्ट्रिक करंट कब नहीं बहेगी? I इज इक्वल टू 0। बताओ धारा का प्रवाह कब होता है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट तभी बहती है जब एक बॉडी का पोटेंशियल हो V1 और दूसरे का V2। लेकिन अगर दोनों के पोटेंशियल सेम हैं, यानी V1 इज इक्वल टू V2 मीन्स डेल्टा V0, तो इसमें किसी भी करंट का फ्लो नहीं होगा। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर सी। यहां तक पूरी बात सभी को समझ में आ गई? क्लियर है बेटा? देखो वही क्वेश्चन आ गया 19। एक ही विभव तक आवेशित समान आकार की 64 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। छोटी बूंद का चार्ज Q हो तो बड़ी बूंद का चार्ज बताओ। नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितनी है? बूंदों की संख्या 64, और बड़ी बूंद का चार्ज, चार्ज ऑन बिग ड्रॉप, कैपिटल Q बराबर होता है NQ, और N की जगह क्या है 64, और छोटी बूंदों का चार्ज Q। क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितना आसान तरीका है ना ये? क्यों भैया? हमको तो बहुत आसान लगता है। चार्ज निकालने का मेथड, ये पीछे वाली स्लाइड तैयार कर लेना जो अभी बताई थी लिख करके। ये देखो, ये भैया इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, आप इसको तैयार कर लो। क्लियर? 20, एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती। बताओ सभी लोग। कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज डज नॉट डिपेंड ऑन, जो संधारित्र इसकी धारिता किन बातों पर डिपेंड नहीं करती है? जल्दी बताएं, संधारित्र की धारिता किस बात पर बेटा डिपेंड नहीं करती? बोलिए बेटा, किस बात पर कैपेसिटर की कैपेसिटी डिपेंड नहीं करती है? कोई भी संधारित्र होता है उसकी जो धारिता होती है, कैपेसिटर याद है ना, जैसे समांतर प्लेट संधारित्र, ये P1 और ये P2, एक प्लेट का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, और दूसरे का नेगेटिव, और इसकी जो धारिता होती है C, कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है C, कोई भी कैपेसिटर हो, अभी हम लोगों ने लेट किया है कि ये समांतर प्लेट संधारित्र यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है।
ठीक है, लेकिन कोई भी कैपेसिटर हो उसकी धारिता कभी भी उसके चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। सी इज इंडिपेंडेंट ऑन चार्ज ऑफ कैपेसिटर। क्लियर? वैद्युत धारिता का मान आवेश पर निर्भर नहीं करता है, आवेश पर अनिर्भर है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द चार्ज। क्लियर हो गया? 60 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर इतना चार्ज है, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन देम। ए कैपेसिटर विद 60 माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड को कन्वर्ट करोगे तो 60 इंटू 10 टू दी पावर -6, और इस पर चार्ज कितना दिया है 3 इंटू 10 टू दी पावर -8 कूलाम। सी का मतलब कूलाम। आपसे पूछा है कितनी एनर्जी स्टोर होगी। बच्चों एनर्जी स्टोर का फार्मूला होता है Q²/2C। ठीक है, एनर्जी के 3 फार्मूले होते हैं बेटा। U इज इक्वल टू हाफ QV, U इज इक्वल टू हाफ CV² और U इज इक्वल टू Q²/2C। ठीक है, ये तीनों फार्मूले पेपर में तैयार करके जाओ। और जब पिछली जो क्लास थी जो मैंने तुमको पढ़ाई थी, फार्मूले का वीडियो जो था उसमें तीनों फार्मूले लिखे हुए हैं। अब Q की जगह क्या रखोगे 3 इंटू 10 टू दी पावर -8 का होल स्क्वायर, और अपॉन 2C की जगह क्या रखोगे 60 इंटू 10 टू दी पावर -6, 9 इंटू 10 टू दी पावर -16, 12 इंटू 10 टू दी पावर -5, ये 0 से -6 कैंसिल, -5 + 5, तो ये आया 9/12 इंटू 10 टू दी पावर -16 + 5। ठीक है, बता लोगे सब लोग उसका आंसर क्या आएगा? पावर कितनी बचेगी? पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे 90, तो ये -12 हो जाएगी, और 7 बार पहले डिवीजन जाएगा 7.5 10 टू दी पावर -12। क्वेश्चन का आंसर आएगा 7.5 10 की घात -12 जूल। इधर लिख देते हैं 7.5 10 की घात -12 जूल। कर ले जाओगे बेटा? क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो? 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक चार्ज करें तो कितनी एनर्जी होगी? सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 लगा लोगे सभी लोग। सी की वैल्यू क्या दी है 100 माइक्रोफैराड, 100 इंटू 10 टू दी पावर -6 फैराड, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया है वैद्युत विभवांतर 10 वोल्ट। आपसे एनर्जी पूछी है हाफ CV², और ये आप लोगों का होमवर्क है। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने आप बेटा आंसर को कमेंट करें। ठीक है, सभी लोग अपने आंसर को कमेंट करें, कमेंट योर आंसर। आपका जो भी आंसर निकले, जितने भी लोग ये क्लास देख रहे हैं अपने अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में डालें। ठीक है, और लाइक और शेयर करें। अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर करें, और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। ठीक है भैया, देखो आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतने बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। ठीक है, बस आपको इतना ही तो काम केवल करना है कि लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो, बस, है ना? तो बच्चों जरूर आप लोग कमेंट करके बताएं आज की ये प्रैक्टिस क्लास आपको कैसी लगी। अभी एक क्लास इसकी एक और आएगी जिसमें हम लोग केवल कैपेसिटर के ही क्वेश्चंस लगाएंगे, ओनली कैपेसिटर प्रॉब्लम्स। ठीक है, ओनली कैपेसिटर प्रॉब्लम्स। तो उसमें हम लोग और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक आप ये सारे क्वेश्चंस के नोट्स बनाएं और इनको अच्छे ढंग से आप रिवाइज करें, इनका रिवीजन करें। ठीक है बेटा, तो जरूर कमेंट करके बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगली क्लास में बच्चों आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।